हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज फिर हम इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम क्लास 11th के लिए स्टैटिस्टिक्स की बुक से सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपके साथ इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वो डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आंकड़ों का संग्रह या जिसे हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। और ये टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो और बोरिंग ना हो, इसलिए हम इसको दो हिस्सों में कंक्लूड करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो सांख्यिकी है वो संख्याओं से संबंधित है, यानी आंकड़ों से संबंधित है। अब ये आंकड़े किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड के आंकड़े होते हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं और उन पर सांख्यिकी विधियों को अपनाकर उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जरा आप यहाँ पर इस टेबल में देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग वर्ष में खाद्यान्नों का क्या क्या उत्पादन हुआ है उसके आंकड़े आपके सामने ये रखे हुए। तो इन आंकड़ों तक पहुँचने के लिए हमें हर एक स्टेट से डेटा कलेक्ट करना पड़ा और तब जाकर हम नेशनल लेवल पर ये बता पाए कि इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन कितना था। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये सब आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों के भी दो तरह से हम बांट सकते हैं। इन आंकड़ों को हम कह सकते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता यानी जिसको डेटा चाहिए या तो वो स्वयं जाकर इनको इकट्ठा करता है या किसी से करवाता है, या उसकी टीम है तो उनसे करवाएगा और इन डेटा को वो कलेक्ट करेगा, यानी स्वयं इकट्ठा करेगा और तब उसके आधार पर वो सांख्यिकीय विधियां अपनाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो इस तरह के आंकड़ों को हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो अगर हम द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा वो आंकड़े हैं जिन्हें किसी और व्यक्ति ने अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग किया था या इकट्ठा किया था, एकत्रित किया था और उसे हम अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए, जो सेकेंडरी डेटा है उसके कई सारे सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं या सरकार द्वारा जो अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं उनमें जो आंकड़े होते हैं, किसी जर्नल्स में जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, यानी इस तरह के जो आंकड़े हैं वो किसी और ने इकट्ठे किए और उनको प्रकाशित किया और उन्हें हम अपने प्रयोग के लिए यानी अपने उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाता है कि प्राथमिक आंकड़े जो स्वयं इकट्ठे किए जाते हैं और द्वितीयक आंकड़े जो किसी और ने इकट्ठे किए हैं लेकिन हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह हम प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में भेद कर सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े किस तरह से अलग अलग हैं। अब जब ये आंकड़े हमने इकट्ठे करने हैं तो आंकड़े इकट्ठे करने के लिए हमें सोर्स के पास जाना पड़ेगा, यानी वो व्यक्ति जहाँ से हमें हमारे अनुसंधान के लिए तथ्य मिल सकते हैं। अब वहाँ से तथ्य कैसे मिलेंगे, हमें उस व्यक्ति से प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वो प्रश्न पूछने पड़ेंगे जो हमारे अनुसंधान से संबंधित है। उसके उत्तर हमें प्राप्त होंगे और उन्हीं उत्तरों के आधार पर हम सांख्यिकीय विधियाँ अपनाएंगे और तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। अब हमें जब डेटा कलेक्ट करना है तो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा, तो हर एक व्यक्ति से हम अलग किस्म के प्रश्न ना पूछ लें या जो हमारे प्रश्न हों वो उस अनुसंधान से संबंधित कहीं ऐसा ना हो कि उससे संबंधित ना निकले। तो इसलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो जो हम पहले से तैयारी करते हैं उसमें सबसे पहले हमें एक प्रश्नावली तैयार करनी पड़ती है। प्रश्नावली तैयार करने से ये फ़ायदा होता है कि जिस भी व्यक्ति के पास हम जाएं उन्हें हम एक ही तरह के प्रश्न पूछें और वो प्रश्न हमारे अनुसंधान से संबंधित होते हैं। तो इसलिए हमें जो डेटा मिलता है वो हमें हमारे अनुसंधान से संबंधित ही डेटा मिलेगा। तो उसी के आधार पर हम सही निर्णयों पर पहुंच सकते हैं। तो जब हम प्रश्नावली बनाते हैं तो प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ से हमारा वो भी डिस्कस हो जाएगा। तो हम बात करते एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो प्रश्नावली है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्नावली बहुत ज़्यादा लंबी हो गई
तो जो उत्तर देने वाला है वो बोर हो जाएगा, वो उतना अटेंटिव नहीं रहेगा और जो आपको आंकड़ों के उत्तर चाहिए थे वो आपको सही नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए प्रश्नावली को ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, केवल इतना हो कि जिसमें हमारे सारे तथ्य मिल जाए, उतना ही रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जब हम प्रश्नावली बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत ही सरल शब्द यानी आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें जो क्लिष्ट शब्द हैं उनके प्रयोग से बचना चाहिए। वो इसलिए प्रश्न के जो शब्द हैं अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो उसका उत्तर भी गलत ही मिलेगा। तो इसलिए हमेशा जो प्रश्नावली है वो सरल से सरल यानी आसान से आसान भाषा में बनानी चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है कि जो प्रश्न है उनका क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, यानी पहले प्रश्न से रिलेटेड ही दूसरा प्रश्न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो पहला प्रश्न है वो बाद का प्रश्न हो और बाद वाला प्रश्न हम पहले पूछ लें, पहले वाला प्रश्न हम बाद में पूछ लें। मसलन कि हाँ आपकी गाय कितनी दूध देती हैं और तब हम पूछें कि आपकी कितनी गाय हैं, तो ये क्रम जो है वो अव्यवस्थित है। तो इसलिए जब भी हम प्रश्नावली बनाएं तो उनका जो क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए। देखिए, प्रश्नावली इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि उसमें जो प्रश्न है वो पहले सामान्य प्रश्न हो और तब उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट प्रश्नों की तरफ हम जाएं। ऐसे ना हो कि पहले हम विशिष्ट प्रश्न पूछ लें और सामान्य प्रश्न बाद में जाएं, यानी हम पहले नाम पूछें, उनका पता पूछें, इस तरह से स्टार्ट करें और तब जो तथ्य हम लेना चाह रहे हैं उनकी तरफ हम बाद में जाएं। प्रश्न जो है वो तथ्यात्मक रूप से सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से ही गलत हो, तो उससे आपको उत्तर भी गलत मिलेगा। गलत फैक्ट्स अगर आप लेके जाएंगे तो उससे आपको आंसर भी गलत मिलेंगे। अगला पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक ही आंसर निकले। प्रश्न बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाए। देखिए, जो प्रश्नावली है वो डबल नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी दोहरी नकारात्मकता वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। यानी कभी भी प्रश्नावली ऐसे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए क्या आप नहीं सोचते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अगर वो हाँ कहेगा तब भी और ना कहेगा तब भी उत्तर जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, देखिए, जब भी हम प्रश्नावली बनाएं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें संकेतात्मक प्रश्न ना हो, यानी इस तरह के प्रश्न ना हो कि जिससे जो उत्तर देने वाला है उसको पहले ही हिंट पता चल जाए कि हमें इसका उत्तर क्या देना है। जैसे कि आप ये पूछें कि ये अमुक ब्रांड जो बड़ा ब्रांड है, क्या आप इसके वस्तुओं को पसंद करते हैं। तो इस तरह की संकेतात्मक प्रश्न है, तो इन प्रश्नों से हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन क्लोज एंडेड होते हैं और कुछ क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं। देखिए, जो क्लोज एंडेड यानी क्लोज एंडेड का मतलब है कि जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, या समझिए कि जिसमें हमने ऑप्शन दिए हुए हैं कि उन्हीं ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो इससे क्या होता है कि जो उत्तरदाता है वहीं तक ही सीमित रहता है, यानी जो हमने ऑप्शन दिए हैं उन्हीं ऑप्शन को चूज़ करेंगे हाँ या ना में, या जो हमने ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से कोई चीज़ वो सिलेक्ट कर सकता है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें जो उत्तरदाता है वो फ्री होता है, वो जितनी मर्जी चाहे या जिस तरह से चाहे वो उत्तर दे सकता है। तो एक अच्छी प्रश्नावली में ये सभी चीज़ें समाहित होनी चाहिए, तभी हम किसी अनुसंधान के लिए आंकड़ों को सर्वाधिक शुद्ध रूप से एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा कि हम आंकड़ों को किस तरह से इकट्ठा करते हैं, यानी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, इसको हम इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।